बच्चों, आज हम क्षितिज का पाठ 8 ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऋतुराज जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण, धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। अब हम कन्यादान कविता के बारे में थोड़ा जानेंगे सार के रूप में। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। परंपरागत आदर्श यानी कि माँ जो है हमेशा अपनी लड़की को ये सीख देती है शादी के समय कि बच्चे तुम वहाँ पर जाकर जैसे वो कहें वैसे करना और उनके अनुसार चलना। लेकिन यहाँ जो माँ है वो आदर्श से, परंपरागत आदर्श से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रमाणित अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है, जो हृदय और मस्तिष्क दोनों को झकझोर देती है। कन्यादान। कन्यादान क्या है? यानी कि शादी के समय जब हम लड़की की शादी करते हैं तो उस समय कन्या को उसके पति को सौंपा जाता है, उसे कन्यादान कहते हैं। अपने हृदय के टुकड़े को किसी अन्य को सौंप देना सरल नहीं है। हमारे विचार में कन्या के साथ दान की बात सर्वथा उचित नहीं है। कन्या कोई वस्तु नहीं जिसे दान कर दिया जाए, उसका अपना अस्तित्व है। लेकिन यह एक परंपरा है जिसे हम कन्यादान कहते हैं। तो इसमें कवि ने क्या कहा है कि कितना प्रमाणित था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो यहाँ पर जो है कवि क्या कह रहे हैं कि कितना प्रमाणित होता है वास्तविक था उसका दुख। उसका किसका? माँ का दुख। जो माँ है उसका दुख कितना प्रमाणित था, यानी कि वास्तविक था। लड़की को दान में देते वक्त जब वो लड़की की शादी कर रही थी तो उस समय जो है वो कहते कि उसका दुख कितना वास्तविक था। तो यहाँ पे प्रमाणिक का अर्थ ये भी हो सकता है कि माँ जो अपने जीवन में भोग चुकी होती है, जो उसके जीवन के अनुभव होते हैं वो प्रमाण के रूप में होते हैं। तो
यही कहा गया कि कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी के चले जाने पर जैसे बहुत दुख होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर माँ के लिए जो लड़की है वो अंतिम पूंजी है। यहाँ पर अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? क्योंकि जो लड़की है वो माँ के सुख दुख की साथी होती है। जो माँ होती है वो अपना सारा सुख दुख उसी के साथ बांटती है। तो इसलिए जो है माँ वो कहती है कि अंतिम जो पूंजी है वो जब जा रही है तो उसका जो दुख है वो बहुत ही स्वाभाविक है। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। जब उसकी शादी हो रही थी तो तब जो लड़की थी वो सियानी नहीं थी, अभी उसकी जो बुद्धि थी परिपक्व नहीं थी, यानी कि पकी हुई नहीं थी, अभी वो भोली थी। वो इतनी भोली और सरल थी कि उसे कुछ भी कहा जाए वो उसी को ही सहन कर लेगी। तो ऐसे ही था कि वो अभी उसको दुनियादारी की समझ नहीं थी, वो चतुर चालाक नहीं थी, उसे जीवन की ऊंच नीच की समझ भी नहीं थी, कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। तो वो उसे जीवन की ऊंच नीच की समझ नहीं थी। वह स्वभाव में अत्यंत भोली और सीधी सादी थी। उसे सुख की प्रतीति तो होती थी, उसे सुख का तो आभास होता था, क्योंकि वो अपनी माँ के पास रह रही थी। तो माँ जो है अपने बच्चे को कभी भी दुख नहीं देती है, उसे सुख ही मिला था माँ पे। तो उसे सुख की प्रतीति तो थी, लेकिन दुख को पढ़ना, जो यहाँ पे बांचना का मतलब होता है पढ़ना या समझना, नहीं आता था। अर्थात उसे दुख के संबंध में कोई ज्ञान नहीं था। वह जीवन रूपी पुस्तक के केवल शब्द ही पढ़ सकती थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसका मतलब है कि वो एक जो है पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, जो आगे जीवन में आने वाले जो दुख हैं वो धुंधले प्रकाश की तरह थे, उसे अच्छी तरह से पता नहीं था उसके बारे में। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वो धुंधले प्रकाश की पाठिका थी। शब्दों के अर्थ का ज्ञान उसे नहीं था, अर्थात वह कन्या जीवन को सुखी बनाने के संबंध में अस्पष्ट थी। उसे तो केवल समंजस्य बिठाने और कुछ बंधी बंधाई परंपराओं के बारे में ज्ञान था, यानी कि उसने जैसे पंक्तियां जो लयबद्ध होती हैं उसके बारे में उसने कुछ तुकों के बारे में पढ़ा हुआ था, लेकिन जो जीवन के जो दुख हैं उसके बारे में उसको अभी पढ़ना नहीं आता था। उसके लिए वो धुंधले प्रकाश की तरह थी, उसे सब सुख ही सुख दिखाई दे रहा था, लेकिन दुख उसे बांचना नहीं आ रहा था। तो कितना प्रमाणित था उसका दुख का। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि कन्या की माँ की पीड़ा उसके जीवन के संचित अनुभवों पर आधारित है। तो उसे पूंजी, अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? क्योंकि जो बेटी होती है माँ के सुख दुखों की साथी होती है। तो वो जब जा रही थी तो उसे लग रहा था कि उसकी अंतिम पूंजी जा रही है। कन्या के स्वभाव की क्या विशेषताएं थी? क्या विशेषताएं कि वो सीधी सादी थी, चतुर चालाक नहीं थी, लड़की को जीवन के बारे में कोई अनुभव नहीं था, उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख के संबंध में उसे कुछ भी पता नहीं था। तो यहाँ पर पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश से क्या तात्पर्य है? इसे तात्पर्य है कि कन्या जीवन के संबंध में बिल्कुल अस्पष्ट थी। दुख बांचने का यहाँ पर क्या अर्थ है कि लड़की की उम्र जो थी अभी इतनी नहीं थी कि वह अपने जीवन के दुखों को समझ सके। तो दुख बांचना का अर्थ है दुखों को पढ़ना या समझना। ये किस युग की कविता है? ये नए युग की कविता है। तो यहाँ पर जो है प्रमाणित का कितना प्रमाणित था उसका दुख, तो यहाँ पे उसका किसके लिए कहा गया? लड़की की माँ के लिए। आगे है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी
दिखाई मत देना। तो यहाँ पे रीझना का मतलब है मोहित होना। तो यहाँ पर जो माँ है वो लड़की को आगे समझा रही है, सीख दे रही है कि पानी में झांक कर अपने मुख के रूप सौंदर्य को देखकर कभी मोहित मत होना, अर्थात अपने रूप सौंदर्य पर कभी घमंड नहीं करना। जो पानी है अगर उसमें अपनी तस्वीर देखो तो वो थोड़ी सी धुंधली सी दिखाई देती है। जो दर्पण होता है, शीशा होता है, उसमें एक ठोस जो तस्वीर है वो दिखाई देती है। पानी में थोड़ा सा जो हिलती हुई सी दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पर पानी का प्रयोग किया है। पानी में झांक कर अपने मुख के रूप सौंदर्य को देखकर कभी मोहित मत होना, अर्थात अपने रूप सौंदर्य पर कभी घमंड नहीं करना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलकर आत्महत्या करने या मरने के लिए नहीं होती। तो ये माँ सीख दे रही है। वस्त्र और आभूषण स्त्री के लिए शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, यानी कि सुंदर वस्त्र और आभूषण स्त्री के लिए बंधन हैं। इसलिए वस्त्र आभूषण के लालच लोभ में मत पड़ना। माँ ने आगे कहा, लड़की होना पर लड़की की तरह दिखाई मत देना, यानी कि जो लड़की के जो गुण होते हैं, लड़की कोमल होती है, जो है वो सबका मन मोह लेती है। तो उसमें जो है दूसरों की सेवा करने का जो भाव होता है, तो वो कहते हैं वो तो हो, लेकिन जो है लड़की की तरह कोमल व्यवहार मत करना, क्योंकि कोमलता जो है नारी की कमजोरी समझी जाती है आजकल। तो यहाँ पर जो है बेटी को माँ ने पहली सीख क्या दी थी? माँ ने बेटी को पहली सीख ये दी कि तू अपने रूप सौंदर्य पर कभी मुग्ध या मोहित ना होना, अपने रूप सौंदर्य पर तू कभी गर्व नहीं करना। और फिर बेटी को माँ ने ये क्यों कहा कि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं, ऐसा क्यों कहा? बेटी को माँ ने बेटी को इसलिए ऐसा कहा ताकि वे विवाहित जीवन में कैसी भी कठिनाई आने पर कमजोर पड़कर आग में जलने की बात नहीं सोचे, क्योंकि आग का काम रोटियां सेकना है, औरत को जलाना नहीं। वस्त्र आभूषण कन्या के लिए क्या है? वस्त्र आभूषण कन्या के लिए शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। ये उसमें पढ़कर अपने आप को कमजोर मत समझ लेना, ये माँ ने सीख दी। पर यहाँ पे ये कहा है कि पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ पर लड़की को क्या सीख दे रही है माँ? लड़की का गुण तो होता है कोमलता, लज्जा आदि, परंतु आज के वातावरण में लड़की को कोमलता की कमजोरी मानकर उसका मजाक किया जाता है, उपहास उड़ाया जाता है। इसलिए लड़की की माँ ने उसे सीख दी है कि तू लड़की होते हुए भी लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात दृढ़ता का परिचय देना। तो इस काव्यांश में लड़की के माँ के बारे में उसकी क्या धारणा बनती है? तो लड़की की माँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। ठीक है। तो माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। तो इस कथन में जो दर्पण के बदले पानी शब्द का प्रयोग मैंने पहले भी बताया है कि क्यों किया गया है, क्योंकि जो दर्पण होता है वो ठोस होता है। तो पानी में दिखाई देता जो चेहरा है भ्रम उत्पन्न कर सकता है, जबकि दर्पण जो है वो सत्य कहता है। इसलिए यहाँ पर पानी का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।